नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम MPPSC प्रीलिम 2026 के लिए एक 50 डेज सीरीज आपके लिए लेके आए थे, जिसमें हम मेनली PYQ का एनालिसिस करते हैं। यानी जो भी प्रीवियस ईयर में MPPSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। साथ में जो प्रश्न आ सकते हैं उनके लिए उनकी डिटेल को लिखते हैं। हमने अभी तक लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। कभी आपने इस सीरीज के और वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, यह सीरीज आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है। इस नेगेटिव मार्किंग वाले माहौल में हमें किस प्रकार से प्रश्नों में तुक्का नहीं लगाना है, तो उसके लिए आपको इस सीरीज को जरूर फॉलो करना चाहिए। जितने लोग भी इसे फॉलो कर रहे हैं उनका जरूर बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसका पहला प्रश्न है, पुनासा लिफ्ट परियोजना इस जिले में स्थित है। यहाँ पर पूछा है पुनासा लिफ्ट परियोजना। देखो, अपने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है नर्मदा नदी। किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती और जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती। इसके ऊपर अनेक परियोजना बनी हुई है। जैसे हम जबलपुर में जाते हैं तो जबलपुर में इसके ऊपर हमें एक परियोजना देखने को मिलती है जिसका नाम है रानी अवंतीबाई परियोजना, या जिसे हम बरगी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। फिर जब ये नरसिंहपुर में प्रवेश करती है तो नरसिंहपुर जिले में इसके ऊपर एक परियोजना देखने को हमें मिलती है। उसका नाम है चिंकी परियोजना। क्या है? चिंकी प्रोजेक्ट या चिंकी परियोजना। फिर जब हम इधर आते हैं खंडवा जिले में, तो खंडवा जिले में हमें इसके ऊपर 3 परियोजना देखने को मिलती हैं। एक बोला जाता है पुनासा लिफ्ट परियोजना, दूसरा इंदिरा सागर और तीसरी ओमकारेश्वर। कौन कौन सी? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ओमकारेश्वर, एक देखने को मिलती है इंदिरा सागर, और एक है पुनासा लिफ्ट परियोजना। ये 3 हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? खंडवा में। फिर हम खरगोन में आते हैं तो खरगोन में हमको इसके ऊपर एक परियोजना देखने को मिलती है। उसका नाम है महेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना बेटा? महेश्वर परियोजना है। एक मिनट, कौन सी परियोजना है? महेश्वर परियोजना, जो किसके ऊपर बनी हुई है? तो आप सभी को पता होगा, ये परियोजना हमें देखने को मिलती है खरगोन जिले में। फिर देखिए, हम जाते हैं गुजरात में, तो गुजरात में इसके ऊपर एक परियोजना और बनी हुई है जिसे बोला जाता है सरदार सरोवर परियोजना। ये परियोजना मैंने आपको बताई थी 4 राज्यों के मध्य है। एक है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात और चौथा है हमारा महाराष्ट्र। यह 4 राज्यों के बीच की यह संयुक्त परियोजना है। ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमने पुनासा लिफ्ट परियोजना अभी हाल देखी मैपिंग के माध्यम से। कहाँ पर है? खंडवा में। अब देखिए, सीहोर में चलते हैं तो सीहोर में हमें एक देखने को मिलती है कोलार परियोजना, और परंतु इसका लाभ अधिकतम किसको मिलता है? भोपाल जिले को। साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है सीप अंबर सिंचाई परियोजना। कौन सी? सीप अंबर सिंचाई परियोजना भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जबलपुर में, तो जबलपुर में मैंने अभी बता दी रानी अवंतीबाई परियोजना। तो ये सभी परियोजना आपको याद रखनी, क्योंकि अधिकतर MPPSC का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर्मदा घाटी से वो लगभग प्रश्न पूछते ही है, तो ये पूरा आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो देखिए, मध्य प्रदेश में टोटल संभाग आज की डेट में 10 संभाग है, और टोटल कितने जिले हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। हमने देखा कि 10 ही संभाग में अलग अलग जिले हैं। अभी हम बात करते हैं सर्वाधिक जिले किस संभाग में। तो अभी वर्तमान में सर्वाधिक जिले हमें देखने को मिलते हैं जबलपुर संभाग में। किसमें? जबलपुर संभाग में। जबलपुर संभाग में वर्तमान में टोटल जिले आते हैं 9 जिले। कितने आते हैं? 9 जिले आते हैं। इंदौर में हम बात करते हैं तो इंदौर में 8 आते हैं, उज्जैन में 7 आते हैं, और सागर में अभी हाल हम देखते हैं कितने आते हैं। मैं आपको मैपिंग से सब बात बता दूंगा आसानी से। देखो, यहाँ पर जबलपुर में हम चलते हैं तो ये पूरा एरिया जबलपुर संभाग का है। यहाँ पर सबसे पहला जिला पड़ता है इसमें छिंदवाड़ा, फिर पड़ता है सिवनी, और सिवनी के बाद पड़ता है बालाघाट। 3 जिले हो गए। सिवनी से अभी एक नया जिला बनाया हमारे यहाँ, उसका नाम है पांडुरना। क्या बनाया? पांडुरना। 4 हो गए।
4 के बाद जैसे यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नरसिंहपुर जिला। कौन सा जिला? नरसिंहपुर जिला। कितने हो गए? 5। उसके बगल में आप जाओगे तो आपको मिलेगा जबलपुर जिला, 6। जबलपुर के ऊपर आपको मिलेगा कटनी, 7। फिर यहाँ पर मिलेगा आपको डिंडोरी, फिर यहीं आपको मिलेगा मंडला। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सभी ज़िले किसके हैं? जबलपुर संभाग के। इंदौर संभाग की हम बात करते तो इंदौर में हमें कौन कौन सा देखने को मिलता है? तो इंदौर, धार, अलीराज झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। ये किस में आते हैं? इंदौर संभाग। यहाँ पर नोट लगा के लिखना कि जो देवास जिला है वो देवास जिला किसका भाग है? तो उज्जैन जिले का भाग है। और ये बार बार एमपीपीएससी पूछता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भैया हम सागर संभाग की बात करते हैं। देखो सागर संभाग में एक तो सागर हो गया, सागर के बाद हमें देखने को मिलता है दमोह जिला, दमोह के बाद हमें देखने को मिलता है टीकमगढ़ जिला, टीकमगढ़ के बाद मिलता है निवाड़ी जिला। ठीक है, निवाड़ी के बाद आपको कौन सा मिल जाएगा? तो बगल में आपको मिलेगा पन्ना जिला। कौन सा जिला? पन्ना जिला। ठीक है, फिर एक जिला और हमें देखने को मिलता है छतरपुर जिला। तो ये ज़िले किसके भाग हैं? तो ये सभी ज़िले हैं सागर संभाग के भाग। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछे जा सकते हैं। आजकल बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछते हैं, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इन सभी को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गणितीय एवं तर्क संगत यानी अरिथमेटिक और लॉजिक संचालन में उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे जोड़ घटाव वगैरह, या हम लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, अब उनका जो भी रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट किस प्रकार के रजिस्टर में क्या होता है? स्टोर्ड होता है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर है एक्यूमुलेटर नाम के रजिस्टर में हम उसे क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गोंड कलाकार कौन थे? तो कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गोंड कलाकार थे जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम की बात करते हैं तो ये मंडला जिले के एक प्रसिद्ध गोंड कलाकार है, गोंड चित्रकार है। इनकी चित्रकारी इतनी ज़्यादा फेमस है कि इन्होंने जापानी स्कूल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जापानी स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें ये क्या कराते थे? पेंटिंग बनाना सिखाते थे या चित्रकारी बच्चों को सिखाते थे। साथ में इनकी प्रदर्शनी हमें जापान में भी लगी हुई देखने को मिलती है। आपको इनके बारे में एक और फैक्ट याद रखने की, जो वर्तमान में हमारा विधानसभा भवन है, उस विधानसभा भवन पे हम जो चित्रकारी देखते हैं वो गोंड चित्रकारी है। और वो गोंड चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? जनगढ़ सिंह श्याम के द्वारा ही की गई है। अब देखिए भज्जू श्याम, सुशीला श्याम, ये भी किससे संबंधित है? तो ये दोनों भी गोंड जाति से ही संबंधित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? अब देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई, ये सूचना का अधिकार अधिनियम कब आता है? 2005 में आता है। इस सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 12 के अनुसार कहा जाता है कि हर राज्य में एक सूचना आयोग होगा। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी एक सूचना आयोग बनाया जाता है। किसके द्वारा? धारा 12 के द्वारा। अब ये अपने वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो आपको याद रखना, ये वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है विधानसभा को। किसको सौंपता है? विधानसभा को। किसके अंतर्गत सौंपता है? तो ये सौंपता है धारा 25 के द्वारा। धारा 25 में लिखा होगा है कि प्रत्येक राज्य सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के समक्ष क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए वाला। वर्तमान में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो हमारे राज्य सूचना आयुक्त है उनका नाम है विजय यादव। क्या नाम है? विजय यादव उनका नाम है। याद रखना, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न हमें ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा कि इनसे रिलेटेड आइट साइड घुमा के ही प्रश्न अधिकतर क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। IPv6 एड्रेस का आकार या साइज कितना होता है? IPv6 का मतलब होगा भैया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। क्या होगा? है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। ठीक है, यानी मैंने बताया था कि एक स्पेसिफिक पता होता है
उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं या आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो उसके क्या आते हैं, वर्जन्स आते हैं, जो क्या होता है, अपडेट होता है। तो सबसे पहले था IPv4 जो 32 बिट का हुआ करता था। फिर उसके बाद आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो 128 बिट का है। याद रखना, ये MPPSC ने पूछा हुआ था। तो IPv6 किसका है, 128 बिट का है। वहीं IPv4 हमें देखने को मिलता था 32 बिट का। अगले प्रश्न में चलें, उससे पहले मैं बता देता हूं कि MPPSC प्रीलिम 2026 के बेच पर अभी आपको भारी ऑफर मिल रहा है। यहाँ मात्र आपको 599 में मिलने वाला है। ये हमारे दिए गए नंबर है, आप इन पर कांटेक्ट कर भी इसकी जानकारी ले सकते हो। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, ऑल टॉपिक्स की PDF, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सभी कुछ मिलेगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो 2025 में DC सर द्वारा जितने भी क्वेश्चंस याद कराए गए थे, उन सभी का संकलन भी हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो इसे ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तो आप सभी को पता ही है मात्र कितने मिल रहा है, 599 में आपको मिल रहा है 999 की जगह। तो इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1964 में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल में लगभग 25,000 लघुपाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे? तो ये नाम है उसका भैया आदमगढ़। किसका है? आदमगढ़ में प्राप्त हुए थे। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये नर्मदापुरम में पड़ता है। नर्मदापुरम में 1964 में यहाँ पर सबसे पहले खुदाई की जाती है किसके द्वारा? मनोरंजन घोष के द्वारा। मनोरंजन घोष यहाँ पर क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं? लघुपाषाण उपकरण मिलते हैं। साथ में आदमगढ़ से आप सभी को पता होगा कि पशुपालन के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। काहे के? पशुपालन के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से ही देखने को मिले हैं। पचमढ़ी आप सभी को पता है नर्मदापुरम जिले में पड़ता है। चूरना भी आप सभी को पता है सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। खरबई भी सतपुड़ा के अंतर्गत वाला एक स्थान है। अब देखो यहाँ पर एक और मैं बता देता हूँ, हथनोरा नामक एक स्थान है। और ये हथनोरा नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? सीहोर जिले में पड़ता है। और यहाँ के 1982 में खोज की जाती है। यहाँ पर सबसे पहले मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसका नाम रखा जाता है क्या? नर्मदा मानव। क्या रखा जाता है? नर्मदा मानव, उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो आप सभी को पता है कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है उसमें परिवर्तन का मुख्य कारण है कर्क रेखा। ये मध्य प्रदेश को उपोष्ण जलवायु या उष्ण कटिबंधीय जलवायु बनाने में अहम भूमिका निभाती है मध्य प्रदेश की कर्क रेखा। मध्य प्रदेश में जो गर्मी पड़ती है उसमें भी अहम भूमिका किसकी? हमारे यहाँ कर्क रेखा की है। जब हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 5 संभाग के साथ साथ 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। आ जाइए, आज हम इनके 14 जिले याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला जिला यहाँ पर पड़ता है रतलाम। कौन सा पड़ता है? रतलाम। रतलाम के बाद आपको देखने को मिलेगा उज्जैन। उज्जैन के बाद आपको मिलेगा शाजापुर। शाजापुर को बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा राजगढ़। राजगढ़ के बाद आपको देखने को मिलेगा सीहोर। सीहोर के बाद आपको मिल जाएगा भोपाल। भोपाल के बाद मिलेगा विदिशा। फिर मिल जाएगा रायसेन। ये भोपाल संभाग के 5 जिले से होकर गुजरती है। फिर सागर संभाग में जाएंगे तो हमें एक सागर देखने को मिलता है, और सागर के बाद हमें एक और देखने को मिलता है दमोह। ये सागर संभाग के। जब हम जबलपुर संभाग में जाते हैं, जबलपुर संभाग के हमें 2 जिले देखने को मिलते हैं। एक है जबलपुर खुद और दूसरा है कटनी। जब हम आखिरी संभाग में आते हैं शहडोल में, तो यहाँ पर हमें 2 जिले देखने को मिलते हैं। एक तो शहडोल और एक उमरिया। तो होगा ये 14 जिले। ये 14 जिले आपको याद रखना, नोट लगा के लिख लो कि जो कर्क रेखा है वह देवास और इंदौर से नहीं गुजरती। ये MPPSC ने थोड़े दिन पहले ये प्रश्न पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो, नदी डाइवर्जन प्रोजेक्ट इनमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? तो देखो, हमने भैया ना तो देहार का नाम सुना है, ना ब्यारमा का नाम सुना है, ना सोनार का नाम सुना है। हमने सुना है कान नदी का। और ये कान नदी के किनारे हमारे यहाँ इंदौर जिला स्थित है।
जो राजवाड़ा है, राजवाड़ा मुख्य रूप से किस नदी के किनारे बसाया गया था? तो कान नदी के किनारे ही बसाया गया था। यह नदी मुख्य रूप से इंदौर से निकलती है और आगे जाके यह सिप्रा नदी में मिल जाती है। उज्जैन के निकट ये किस नदी में मिल जाती है? सिप्रा नदी में मिल जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ पर है? तो राजस्थान के सुरसुरा में हमें तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो आप सभी को पता है भाग 16। भाग 16 में मुख्य रूप से हमें अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिलते हैं? विशेष उपबंध देखने को मिलते हैं, जिसमें अनुच्छेद मुख्य रूप से शामिल है 330 से लेके 342 तक। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। जैसे कल ही अपन ने देखा 338 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए एक आयोग की बात की गई है। फिर हम बात करते हैं 338A की, तो हमने देखा था कि अनुसूचित जनजाति के आयोग की बात की गई है। फिर आता है 338B, जिसमें मुख्य रूप से OBC आयोग की बात की गई है। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 332। इसमें विधानसभा में आरक्षण की बात की गई है। किसके लिए? ST SC के व्यक्तियों के लिए। फिर 335 में मुख्य रूप से यहाँ पर गवर्नमेंट से कहा गया है कि ST SC के लिए गवर्नमेंट सर्विस में अपॉइंट से रिलेटेड है क्या? 335। ठीक है। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मांडू सुल्तान होशंग शाह का एक अन्य नाम क्या था? तो देखो मैंने बताया था एक दिलावर खां गोरी आए थे। दिलावर खां गोरी, ये दिलावर खां गोरी ने क्या करा था? यहाँ पर गोरी वंश की नींव रखी थी। कहाँ पर? मांडू में। और ये प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, दिलावर खां गोरी। इनका पुत्र हुआ अल्प खां। कौन हुआ इनका पुत्र? अल्प खां। ये अल्प खां ने उपाधि धारण करी किसकी? होशंग शाह की। और इस उपाधि के धारण कर कर इसने क्या करा? मांडू के ऊपर इसने अपना राज्य चलाना स्टार्ट किया। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा? अल्प खां इसका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना होशंग शाह भी किस वंश से था? गोरी वंश से था। इसके द्वारा यहाँ पर प्रथम संगमरमर की मूर्ति बनवाई गई थी। किसकी? संगमरमर की मूर्ति बनवाई गई थी। संगमरमर की मूर्ति नहीं, यानी मकबरा, जिसे होशंग शाह का मकबरा कहा जाता है। यह होशंग शाह का मकबरे का निर्माण किसने कराया था? होशंग शाह के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है। फिर देखो ये भैया बहुत धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। इसने हिंदू जैन समुदाय को यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दी मांडू वाले क्षेत्र में। साथ में आपको याद रखना है कि होशंग शाह के द्वारा होशंगाबाद शहर को भी बसाया गया था। इस होशंग शाह के नाम पे ही यहाँ पर हमें होशंगाबाद शहर का नाम देखने को मिला था, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं बता देता हूँ कि बेटा टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए FLT टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 50 FLT मिलेंगे। डेली एक FLT देने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ मात्र आपको 99 रुपये में मिल रही है और इसकी हम आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। फिर हम यूनिट वाइज और FLT की बात करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमें 75 टेस्ट मिलेंगे। इस यहाँ मात्र आपको 350 की जगह 199 में मिल रही है और इसमें भी आपको PDF फ्री मिलेंगे। साथ में आपको 1000 प्लस MCQ वाली PDF भी हमने अवेलेबल करा दी है। 199 में हमने 6 यूनिट की MCQ PDF आपको अवेलेबल कराई है। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और क्या कीजिए, इन्हें ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मक्का के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन पूछा है। उत्तर उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है क्या? तो नहीं है भैया। क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है, ये भी नहीं है भैया। यह हमें आता ही नहीं है। सीधी बात बोलो कि सर हमें तो आता ही नहीं है। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में है हुआ है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले को मक्का जिले के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें तो एक ही फैक्ट याद था और वही बिल्कुल राइट आंसर होगा। राज्य के भिंड मुरैना मुख्य उत्पादक जिले हैं, तो नहीं भैया। भिंड मुरैना तो किसके लिए फेमस है? सरसों के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्त है? तो भैया वहाँ सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। 30 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। नहीं, कौन कितनी? 35 वर्ष की आयु से पूर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत हो जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा भैया। फिर हमें तीसरा ऑप्शन भी गलत यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
फिर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वहाँ सांसद के किसी सदन या किसी विधानमंडल में सदस्य नहीं होगा, वहाँ सांसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। वहाँ अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तो ये भी सही है। तो 1, 3, 4 हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, डी वाले में इसका राइट आंसर हो जाता है डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वाला तो हम सभी को पता है सर, इंदौर जिला है। और सबसे कम वाला हम बात करते हैं 2011 पूछा है तो क्या हो जाएगा, हरदा जिला हो जाएगा। कभी यहाँ पर पूछ लेता 2018 के हिसाब से तो आपको बताना है निवाड़ी जिला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दुर्जनपुर जैन तीर्थकारों की मूर्तियों के लिए किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? सबसे पहले आपको दुर्जनपुर पता होना चाहिए कहाँ पर पड़ता है, तो ये विदिशा जिले में आता है। किस में आता है? विदिशा जिले में आता है। अब देखिए यहाँ पर चौथी 5वीं शताब्दी के दौरान गुप्त राजाओं के द्वारा जैन धर्म के लिए बहुत सारे मूर्तियां बनवाई गई, जिसमें मुख्य रूप से चंद्र प्रभा और पुष्पदंत की मूर्ति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ की मूर्तियों का जो मुख्य रूप से निर्माण कराया गया था, उनका नाम था रामगुप्त, जो कि किसके पुत्र थे? तो समुद्रगुप्त के पुत्र थे रामगुप्त। इनके द्वारा यहाँ पर क्या कराया गया था? दुर्जनपुर जैन तीर्थकारों पर मूर्तियों का निर्माण कराया गया था। और ये वर्तमान में हमें देखने को मिलती है कि विदिशा संग्रहालय में स्थित है। इनके ऊपर बहुत सारे लेख भी लिखे गए थे जो वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि n डेटा बिंदुओं के किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए या सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी माप अपरिवर्तित रहेगा? तो उसका नाम है माध्यिका यानी मीडियन। मध्य प्रदेश में किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है? तो आप सभी को पता है बुरहानपुर जिले में खूनी भंडारा स्थित है, जिसको यूनेस्को ने अपने टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया है। किस में शामिल किया गया है? टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इसका निर्माण अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आपको याद रखना यह एक प्रकार की जल प्रणाली है, मतलब इसके द्वारा पूरे बुरहानपुर को पानी सप्लाई किया जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? तो वर्चुअलाइजेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि वर्चुअली हमने बना दिया कि वो चीज़ हमारे सामने नहीं है, पर हमने क्या करी, एक फिल्म की तरफ उसे बना दिया कि लोग बाग उसे क्या कर सके, वर्चुअली देख सके। तो वर्चुअलाइजेशन वही होता है कि IT संसाधनों में वर्चुअल इंटेंसेज बनाना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो भील जनजाति द्वारा बनाया जाता है। मैंने बताया था फागुन माह में बनाया जाता है, जब होली आती है उस दौरान। साथ में आपको याद रखना है ये 7 दिवसीय त्यौहार है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी आदि क्षेत्रों में यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है, उन जगहों पर यह मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं बता देता हूँ कि 1000+ MCQ की हमने PDF अपलोड कर दी है, जिसमें आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी यूनिट की PDF आपको मिलने वाली है। ये सभी PDF आपको 199 रुपये में हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप इसे ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बुरहानपुर जिले में हमारे यहाँ केला और हल्दी महोत्सव का आयोजन किया गया था, याद रखना। बसदेवा क्या है? तो बसदेवा एक प्रकार का लोक गायन है। क्या है बसदेवा? एक प्रकार का लोक गायन है जो मुख्य रूप से कहाँ पर गाया जाता है? तो बघेलखंड में गाया जाता है। कहाँ पर? बघेलखंड में। देखिए आ जाइए एक बार अपन मैपिंग से सभी समझ लेते हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी मैंने बताया था ये, और देखो प्रश्न रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो मैंने आपको डिटेल लिखवाई वहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सर आपने जो डिटेल लिखवाई उससे तो हमें एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलता है। तो देखो जो डिटेल में लिखवा रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक लिखवा रहा हूँ, तो आप अच्छे से उसे लिख लेना। तो देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आला गायन बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड है। ठीक है, बुंदेलखंड में आला गायन, फाग गायन, देवरी गायन और भोला गीत, ये सभी हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? बुंदेलखंड में। बघेलखंड की हम बात करते हैं तो बघेलखंड में हमें देखने को मिलता है बघेली गीत, फिर उसके बाद विदेशिया, बसदेवा, साथ में फाग गायन भी यहाँ पर होता है। निमाड़ में हम चलते हैं तो कलगी तुर्रा हमें देखने को मिलता है, नाथ पंथी देखने को मिलता है, फिर गरबा या गरबी देखने को मिलता है। फिर हम हमारे
मालवा में चलते हैं तो भरथरी गायन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर संज्ञा गीत हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख गायन है सभी क्षेत्रों से, तो आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस वर्ष तक राज्य में कुष्ठ उन्मूलन का संकल्प लिया? तो भैया ये यूनिट 7 से संबंधित है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। कुछ वर्ष मैं आपको बता देता हूँ कि 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया था, ये बात याद रखना है। 2026 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस प्रकार में बनाया जा रहा है? तो कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन को विजयी घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पर 15वें उपराष्ट्रपति के लिए जब जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी पार्टी की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जी चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस की तरफ से हमें देखने को मिलता है बी सुदर्शन रेड्डी। कौन देखने को मिलते हैं? बी सुदर्शन रेड्डी देखने को मिलते हैं। इन दोनों में चुनाव होते हैं तो 152 मतों के डिफरेंस से मुख्य रूप से कौन जीत जाते हैं? सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतते हैं। और भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बन जाते हैं? 15वें उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, जो मुख्य रूप से 12 सितंबर 2025 को क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो मैं आपको 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैं वापस से एक बार बता देता हूँ कि एरिया वाइज किस जिले में है और परसेंटेज वाइज किस जिले में। देखिए एरिया वाइज यहाँ पर अपन हाईएस्ट लिखेंगे, मतलब मैक्सिमम लिखते हैं, हाईएस्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैक्सिमम फॉरेस्ट और मिनिमम फॉरेस्ट लिखेंगे। जब हम एरिया वाइज की हम बात करेंगे तो एरिया वाइज हमें देखने को मिलेगा बालाघाट में, और हमें मिनिमम कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो मिनिमम हमें मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलने वाला है? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। फिर जब हम परसेंटेज वाइज की करते हैं तो उमरिया जिले में मैक्सिमम है, कितना? लगभग 55%। उसके बाद बालाघाट जिले में, और न्यूनतम हम बात करते तो उज्जैन जिले में। तो ये पूरे याद रखना, प्रतिशत के हिसाब से पूछा तो सर्वाधिक कहाँ पर है? उमरिया जिले में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बता के जाना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कोलार परियोजना स्थित है। यहाँ आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आज करना है। साथ ही में यह सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।